हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आपके लिए इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूं। और कालबेलिया नृत्य की यहाँ बात करेंगे। कालबेलिया नृत्य अभी हाल ही में क्यों चर्चा में बना हुआ है, पहले भी चर्चा में रहता था परंतु अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आ गया है, कालबेलिया नृत्य की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी चर्चा में बात करेंगे, चर्चा में क्यों है, इसकी प्रमुख बिंदु की बात करें, उसके बाद नृत्य विशेषता की बात करेंगे, फिर इसके जनजातीय समाज की बात करेंगे, उसके बाद वस्त्रों की बात करेंगे, वस्त्र से संबंधित क्यों इतना महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ अन्य तथ्यों की बात करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता है। प्रथम अब चर्चा में बात करते हैं, चर्चा में क्यों है। तो भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो बता देता हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल में राष्ट्रीय लोक कला और जनजातीय कला का महोत्सव के दौरान भोपाल में क्या हुआ था, राष्ट्रीय लोक कला और जनजातीय कला का एक महोत्सव हुआ था। उस दौरान राजस्थान के कलाकारों द्वारा कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, भोपाल में हुआ था ये महोत्सव, वहां पे राजस्थान के कलाकारों द्वारा, कलाकार जो थे उनके द्वारा कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। आप देख सकते हैं ये कलाकार किस तरीके के यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी डिटेल से पूरी बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिएगा, जिसके आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसकी प्रमुख बिंदु की बात करें हम यहाँ पे, तो यह नृत्य, इससे जुड़े गीत इनकी जनजाति के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ये पूरी बात हो रही है कालबेलिया से संबंधित, किससे संबंधित, कालबेलिया से संबंधित पूरी बात यहाँ पे हो रही है। जो कालबेलिया जनजाति है उनके लिए ये गीत जो है वो बड़े गौरव का विषय है, बड़े गौरव, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अत्यंत ही महसूस अच्छा करते हैं। यह नृत्य सपेरों की प्रजाति द्वारा बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, यह जो नृत्य है वो सपेरों के द्वारा किया जाता है। अब सपेरों को क्या कहा जाता है, तो इनको ही कालबेलिया कहा जाता है, जो कि सांपों को पकड़ते भी हैं और ये बहुत ही अच्छा नृत्य प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कालबेलिया जो जनजाति की सर्वाधिक आबादी है वो कि राजस्थान में पाली जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, याद रखिएगा, राजस्थान के जो पाली जिले है वहां पे इनकी सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। के पश्चात, मतलब पाली के पश्चात कहाँ पाई जाती है, तो अजमेर में भी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, उदयपुर इसका स्थान आता है। मतलब कि पाली प्रथम स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अजमेर, तीसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़ और चौथे स्थान पर उदयपुर में स्थान है। तो कालबेलिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के पाली जिले में पाई जाती है। अगर उस पर आपके पास 3-4 ऑप्शन हो तो अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर भी आप ऑप्शन लगा के आ सकते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी की बात करें तो गुलाबों से इस नृत्य को विदेश विदेश में भी बहुत नाम दिलाया है। किसने दिलाया, गुलाबों ने। याद रखिएगा, जो गुलाबों नाम की एक महिला थी, गुलाबों ने ही इस कालबेलिया नृत्य को देश के साथ साथ विदेशों में भी इस प्रसिद्ध नृतक का बहुत ही नाम दिलाया है। इस नृत्य में पुरुष क्या करते हैं, सिर्फ एक तारा या तंदूरा को लेकर महिला नर्तकी का साथ देते हैं। याद रखिएगा, पुरुष का सिर्फ एक ही काम है, यहाँ पे एक तारा या तंदूरा होते हैं, उसको बजाते हैं। किस तरीके से बजाते हैं इसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा धैर्य के साथ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पुरुषों का सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है, एक तारा तंदूरा को महिलाओं का साथ देते हैं नर्तकी में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी नेक्स्ट और बात करें तो जो कालबेलिया नृत्य है वो 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को, इसकी बात क्या आ रही है, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। तो याद रखिएगा, ये चीज टर्म आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, कभी एग्जाम में आ सकता है कि यूनेस्को में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया, ये नहीं किया गया, या मूर्त या अमूर्त में शामिल किया गया। तो याद रखिए 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है। इस नृत्य में गजब का लोच और गति है। याद रखिएगा, क्या है इस नृत्य में, इस नृत्य की दो ही खास विशेषता है, लोच और गति। किस तरीके की है, तो दर्शकों को सम्मोहित कर देती है। इस तरीके की लोच और गति, इस तरीके का नृत्य करते हैं खिड़की खाके, मतलब ये अब मतलब चक्कर खाके, ऐसे खिड़की खाके ये नृत्य करते हैं ना, उसमें सम्मोहित कर देते हैं लोगों को। इसमें जो नृत्य होती है वो 2 महिलाओं द्वारा की जाता है, जो कि पुरुष केवल बाद बजाते हैं। मैंने क्या कहा है, पुरुष केवल एक तारा या तंदूरा, इसको ही बाद कहते हैं, पुरुष केवल बाद बजाते हैं, लेकिन 2 जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषता की थोड़ी सी और बात करेंगे तो कालबेलिया नृत्य अपने महिला शानदार घेरदार वाला काले रंग का घाघरा पहनती है। क्या पहनती है, याद रखिएगा, जो काला घेरदार वाला घाघरा होता है तो महिलाएं काले रंग का घाघरा पहनती हैं। क्या पहनती हैं, घाघरा। इसको ही कसीदा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिस पर कसीदकारी की जाती है, इस पर बहुत अच्छी तरीके से कसीदकारी की जाती है। क्या की जाती है, कसीदकारी की जाती है इस घाघरे पर, जो इस पर कांच लगे होते हैं। इस जो कसीदकारी की जाती है इस घाघरे पर, उस पर ना कांच लगे होते हैं, कांच के टुकड़े लगे होते हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। साथ ही इस पर इस तरह की ओढ़ना और कांचली कुर्ती भी होते हैं।
इस पर क्या होता है, देखो महिला क्या पहनती है, इसमें घेरदार वाला काले रंग का घाघरा पहनती है और घाघरे के साथ ही साथ इस पर कसीदकारी की जाती है जिस तरीके की, तो उस पर कांच लगे होते हैं। साथ में इसी तरह की ओढ़नी और कांचली कुर्ती भी होते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ पहनी जाती है, तो वो सिर पे डाली जाती है, याद रखिएगा किस पे डाली जाती है, सिर पे डाली जाती है ओढ़नी को। अब इसकी बात करेंगे नित्य विशेषता की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे नित्य बिंदु की बात करें, नित्य विशेषता की बात करें, यहाँ पर हम नित्य विशेषता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर नृत्य विशेषता को देखें तो नृत्यांगनाएं जो होती है, जो नृत्य कर रही हैं, वो नृत्यांगनाएं सांप की तरह बल खाते हुए, फिरकनी की तरह घूमते हुए नृत्य प्रस्तुत करते हैं। याद रखिएगा सांप की तरह बल खाती हैं। कैसी तरह, सांप की तरह यह बल खाती, मतलब लहराती हैं। क्या करती हैं, लहराती हैं। याद रखिएगा ये लहराने की बात कर रही है, सांप की तरह लहराती हैं, साथ ही ये फिरकनी खाती हैं, ऐसे गोल 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 फिरकनी खाती हैं और नृत्य करती हैं। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगना के द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी को उठाना और मुंह से पैसे को उठाना, उल्टी चक्री खाना आदि कई प्रकार की कलाबाजियां दिखाई देती हैं। ये जो नृत्यांगनाएं होती है, कालबेलिया जो नृत्य है, उसमें जो नृत्यांगनाएं, जो महिलाएं नृत्य करती हैं, उस आंखों की पलक होती है, पलकों से अंगूठी को उठाती हैं। अब कैसे उठाती है तो उनको ही पता होगा, यही तो उनका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस, यही तो उनकी कला है। आंखों की पलकों से अंगूठी उठाती है, साथ ही मुंह से पैसे उठाती हैं एक साथ, और उल्टी चक्री खाते हुए कई कलाबाजियां ऐसी हैं जो आपके सामने प्रदर्शित करती हैं, जो आपको ना मोहित करती हैं, सम्मोहित कर लेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित विशेषताएं की बात करते हैं। अभी हमने बात की उनकी नृत्य की विशेषता की, अब यहाँ पे हम जनजाति विशेषता की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आ रहा होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी कुछ सीरीज भी चल रही है, जैसे कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक की यहाँ पे एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी यहाँ पे हम डिटेल से बात कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख रहे होंगे। और हमारी बहुत सारी करंट अफेयर की सीरीज चलती है, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी देख रहे होंगे। कालबेलिया का जनजाति नृत्य विशेषता की बात किया तो प्राचीन युग में यह जनजाति एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी। याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो प्राचीन युग में यह जनजाति थी किस तरीके का जीवन यापन करती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमती रहती थी, स्थानांतर परिवर्तित कर रहती थी, इसी को घुमंतु जाति कहते हैं, घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी। इनका पारंपरिक अगर व्यवसाय की बात किया तो सांप पकड़ना इनका पारंपरिक व्यवसाय है, और सांप की विष को व्यापार करना और सर्पदंश का उपचार करना इनका मुख्य तरीके का व्यवसाय था। इनका व्यवसाय सांप को पकड़ती थी, वो सांप से फिर जो विष था, मतलब जहर होता है, उस जहर को निकाल के व्यापार करती थी। और जो सर्पदंश, जैसे कि सांप काट लेते हैं उसका डंक वगैरह जो निकाला जाता है, ये जनजातियां उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी और आज भी फेमस है। इसी कारण लोक नृत्य का स्वरूप, इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परिधानों में सांप से जुड़ी चीजें भी झलकती हैं। याद रखिएगा, जो ये नृत्य के समय जो अपने परिधान पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं, उन वस्त्रों में सांप की जुड़ी चीजों को यहाँ पे उनका प्रदर्शित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनसे उस तरीके की छाप यहाँ पे पाई जाती है। इन्हें सपेरा या सपेला या जोगी या जागी भी कहते हैं। इनको 3-4 नामों से जाता है। जो कालबेलिया जनजाति है इनको सपेरा भी कहते हैं, सपेला भी, जोगी भी कहते हैं और जागी भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से कालबेलिया पुरुष बैल से बनी टोकरी में सांप को बंद कर घर घर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा अपने घर पड़ोस में, राजस्थान से अगर संबंधित नहीं है तो वहां पे और कोई भी जनजाति करती होगी ऐसा काम, लेकिन खास तौर पे राजस्थान की जनजाति है जो कालबेलिया, वो जो एक बैल की टोकरी होती है, उस टोकरी में सांप को बंद कर लेते हैं और घर घर घूमते रहते हैं। और उनकी जो महिलाएं होती हैं वो नाच गा करके भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती हैं। यह सांप बहुत आदर करते हैं। ये जो सांप का है, मतलब जो सांप होते हैं, ये सांप कालबेलिया जो जनजाति है वो सांप का बहुत आदर करते हैं और उनकी हत्या को निषिद्ध मानते हैं, उनकी हत्या नहीं करते हैं। गांव में अगर किसी के घर में सांप निकलता है तो कालबेलिया जनजाति को बुलाया जाता है, व्यक्ति को, वो बिना मारे उसे पकड़कर मतलब कहीं भी ले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, या फिर अपने दिखाने के लिए जो घर घर सांप दिखाते हैं उस टोकरी बंद करके सांप को दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम कालबेलिया जनजाति के समाज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो समाज की बात है, विशेषता की बात है, उसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम, जो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपोर्टेंट है। अगर हम इसके समाज की बात करें तो आमतौर पर कालबेलिया समाज है कटे कटे रहते हैं। किससे कटे कटे रहते हैं? समाज से। याद रखिए, जो कालबेलिया समाज है अन्य समाज से, मतलब कि हम आपसे अन्य समाज से ये अलग रहते हैं, अलग थलग बने रहते हैं। मतलब कि ये कटे कटे का मतलब अलग थलग बने रहते हैं। किस तरीके से? अलग थलग ये रहते हैं, मतलब ये मिलाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है इनका, अलग अलग रहते हैं। अस्थायी आवास है इनका, जिन्हें डेरा भी कहा जाता है।
इनका एक स्थायी आवास है। जैसे अपन मान लो किसी जगह पे एक अपना जगह का नाम है, वहां पे अगर अपन लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या है, स्थायी आवास नहीं है, ये घुमंतु प्रकार के, तो कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको डेरा कहा जाता है। अक्सर गाँव के बाहरी हिस्सों में ये बसे होते हैं। कालबेलिया अपने डेरा को एक वृत्ताकार पथ पर बने गाँव में बारी बारी से लगाते रहते हैं। याद देखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए तो किस प्रकार के अस्थायी आवास होता है, इनका डेरा कहा जाता है। ये घुमंतु प्रकार की जनजाति है और अपने वृत्ताकार पथ पर गांव के बारी बारी से लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अगर इनकी, तो पीढ़ियों से चले आ रहे इस क्रम के कारण इन्हें स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं की खासी जानकारी प्राप्त है। याद रखिएगा, क्योंकि ये घुमंतु प्रकार की जनजाति है, तो इनको जीव जंतुओं से और वनस्पति से, पेड़ पौधों से बहुत अच्छा लगाव है, तो उसकी जानकारी इनको बहुत अच्छी है। इसी ज्ञान के आधार पर भी कई तरह की व्याधियों के आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी भी रखते हैं, क्योंकि इनको जानकारी है जीव जंतुओं की, और जीव जंतुओं के साथ साथ इनको जानकारी है वनस्पतियों की। किसकी? वनस्पति की इनको जानकारी है। वनस्पति को जिसको जानकारी हो जाती है, तो आयुर्वेदिक में इनको बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। किसमें? आयुर्वेद में इनको बहुत अच्छी जानकारी है। आयुर्वेद में जब जानकारी है तो बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो आयुर्वेदिक से ही सही हो जाते हैं, तो उसकी जानकारी इनको बहुत अच्छी है, जो उनकी आमदनी का एक अन्य वैकल्पिक जरिया भी हो जाता है। क्योंकि जब आयुर्वेद का उनका अच्छा ज्ञान है, तो लोगों को बीमारी है तो कहीं ना कहीं उनको बीमारियों से निजात दिलाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों बुलाते हैं, और इस तरीके से उनका उपयोग में कुछ आमदनी है, कुछ रुपए देते हैं, तो इस तरीके से उनकी अलग आमदनी का भी स्रोत बन जाता है। अब यहाँ पे अगर इनके वस्त्रों की बात करें, कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे इंपोर्टेंट है। शरीर के ऊपरी भाग में पहनने वाले वस्त्र को अंगरखा कहा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ऊपरी भाग में पहना होता है उन्होंने, उसको क्या कहा जाता है? अंगरखा। अंगरखा कहा जाता है। और सिर को ऊपर से ओढ़नी पर ढका होता है। जो सिर को यहाँ पे ढका हुआ है उसको ओढ़नी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओढ़नी कहते हैं। तो उस पे पूरी जो कलाकारी है वो कसीदकारी कहलाती है। निचले भाग में लहंगा पहना होता है। जो इन्होंने यहाँ पे पहना होता है वो यहाँ पे इन्होंने लहंगा पहना हुआ था। तो 3 तरीके के ये लोग वस्त्र पहनते हैं, और इसमें पूरी जो कलाकारी है वो कसीदकारी कही जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कांच के टुकड़े लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा आकर्षण होते हैं। और ये व्यक्ति पुरुष प्रधान है, ये देख सकते हैं आप, एक तारा या तंदूरा बजा रहे हैं, बाद बजा रहे हैं, जो महिला इस पे नृत्य कर रही है। तो यहाँ इस तरह 3 कपड़े पहनते हैं। कौन से? बीच में पहनते हैं अंगरखा, जो बीच में शरीर के भाग में पहना जाता है। सिर के ऊपर भाग में ओढ़नी पहनते हैं, निचले भाग में ये लहंगा पहनते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज्यादा मोहित करने वाला कपड़ा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इनके सभी वस्त्र काले और लाल रंग के संयोजन से बने होते हैं। काले और लाल रंग के होते हैं, आप लोगों ने भी देखे भी होंगे, मैंने दिखाया है। इन पर इस तरह की कसीदकारी होती है। क्या होती है? कसीदकारी होती है। मैंने आप लोग पहले ही बता दिया है। जब नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो दर्शकों की आंखों के साथ साथ पूरे परिवेश को एक शांतिदायक अनुभव प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, जब ये नृत्य करते हैं तो नृत्य इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को शांति प्रदान करें। मतलब ये शांति के पूरे परिवेश के साथ ये मतलब अंतरात्मा से शांति सामने वाले को दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोमांचक इसमें प्रदर्शित करते हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो पुरुष सदस्य इस प्रदर्शन के संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाती है। जो पुरुष पक्ष होते हैं वो ओनली संगीत बजाते हैं या संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे नर्तकों के नृत्य प्रदर्शन में सहायता के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र, जैसे कि पुंगी, जैसे कि फूंक कर बजाया जाने वाला काठ से बना वाद्य यंत्र होता है, लकड़ी का बना होता है। काठ मतलब लकड़ी का, रखिएगा, लकड़ी का बना होता है। फूंक कर बजाते, जिसे परंपरागत रूप से सांप को पकड़ने के लिए बजाया जाता है। आपने देखा होगा अपने घर पड़ोस में, मोहल्ले में जो सांप वाले आते हैं और ये लकड़ी की टूलची में सांप को बंद किए रहते हैं। वो सांप को जो बंद किए रहते हैं उसको निकालने के लिए, फुक्कार मारने के लिए, उसको जो भी है करने के लिए सांप को एक जो फूंक कर बाद बजाते हैं ना, वो लकड़ी का बना होता है। इसी तरीके से ये वाद्य यंत्र बजाते हैं पुंगी की तरह, और उस पर नृत्य संगीत महिलाएं करती हैं। साथ में बात किया तो डफली, खंजरी या मोरचंग, खुरालियो और ढोलक आदि की सहायता से धुन तैयार किए जाते हैं। पुंगी के साथ साथ डफली भी बजाया जाता है, खंजरी भी बजाया जाता है, मोरचंग भी बजाया जाता है, खुरालियो भी और ढोलक भी बजाया जाता है। इनके धुन निकाली जाती है, उस पर ही महिला नृत्य करती है। कहीं ना कहीं अपने आप में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, नृत्यों के शरीर पर परंपरागत गोदना बना होता है। याद रखिएगा, जो नृत्य करती महिला होती हैं उस पे अपने शरीर पे ये गोदवाएं रहती हैं, मतलब ये इसको गोदना कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जनजातियों में अपने शरीर पे कुछ ना कुछ लिखवाए रहती हैं या फिर अपने डिजाइन बनवाए रहती हैं, तो गोदना बना होता है। और वे चांदी के पहने हुए छोटे छोटे शीशों और चांदी के धागों की मीनकारी वाले प्रधान पहनते हैं। याद रखिएगा, जो वो प्रधान पहनती कपड़े पहनती है उस पर चांदी के गहने छोटे छोटे शीशों से जड़े होते हैं, धागों से उस पर चिपके होते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं चांदी और शीशों से भी इसकी मीनकारी की जाती है। प्रदर्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तेज धुन जो होती है तेज होती जाती है, और साथ ही नृत्य की छाप भी बढ़ती चली जाती है। जो प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, जो शुरुआत में क्या होता है, स्लो होता है, शुरुआत में स्लो होगा, फिर मिड यहाँ पे रेंज के माध्यम से इसमें थोड़ा सा फास्ट में आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे पूरी तरीके से फास्ट आ जाएगा। जो जैसे ही जैसे यहाँ पे तेज धुन होती जाएगी, नृतक जो हो गए नृत्य की छाप पर अपने
नृत्य बढ़ाता रहेगा और कहीं ना कहीं अपने आप को मोहित कर लेगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करें जो कालबेलिया नृत्य में गीत आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं जो कालबेलिया जो नृतक होते हैं, नृत्य करते हैं, वो लोक कथाओं पर या पौराणिक जो कथाएं उन पर ही आधारित होते हैं, उन पर ही नृत्य करते हैं और होली के अवसर पर विशेष नृत्य यहाँ पर किया जाता है। याद रखिएगा, इनका मुख्य त्योहार होली होता है और होली के अवसर पर ही मुख्य तौर पर नृत्य को करते हैं। कालबेलिया जनजाति प्रदर्शन के दौरान स्वतः स्फूर्त रूप से गीतों की रचना और नृत्यों में गीतों के अनुसार बदलाव की ख्याति भी प्राप्त है इनको। याद रखिएगा, जो इनके गीत हैं इन पे भी इनको बहुत अच्छी पकड़ मजबूत है और इसी तरीके से इनको जाना भी जाता है। ये गीत और नृत्य मौखिक प्रथा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। नहीं है कि ये कोई लिखित मात्रा में उपलब्ध हो, लिखित बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, कहीं भी एग्जाम में लिखित नहीं है, ओनली ये मौखिक तौर पर उपलब्ध है और मौखिक तौर पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। इन पर ना तो कोई लिखित विधान है और ना कोई प्रशिक्षण नियमावली है। इन पर ना तो कोई लिखित है और ना कोई यहाँ पे कोई नियम ऐसा है कि इनको यही सीखना है, ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राजस्थान के अगर अन्य पारंपरिक लोक नृत्यों की बात किया राजस्थान के, तो यहाँ पे राजस्थान के जो अन्य है वो घूमर है, कच्छी है, घोड़ी है, घूमर है, गैर तथा भवई है। याद रखिएगा, इनके जो राजस्थान के और सारे लोग, आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे घूमर, कच्छी, घोड़ी, घूमर, गैर और भवई, ये और भी ज्यादा मुख्य इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं और कालबेलिया में अपने आप में अच्छा एक लोक नृत्य और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और राजस्थान का अभी एग्जाम आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पूछा सकता है। अब आपके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो आप लोगों को मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो लोक नृत्य की गुलाबो देवी, इसकी बात करिए, जो लोक नृत्य की गुलाबो देवी हैं, इनका संबंध किस नृत्य से है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि गुलाबो देवी का संबंध किस चीज से मुख्य तौर पर इंपोर्टेंट है। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि घूमर से संबंधित है, कालबेलिया संबंधित है, भवई संबंधित है, कच्ची घोड़ी संबंधित है। इनमें से कौन सा आंसर सही है आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में इसका मुझे आंसर देना है आप लोगों को। जो गुलाबी देवी का संबंध लोक नृत्य की से है, किस नृत्य से इनका संबंध है? अगर आप लोगों को इसका आंसर देंगे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। उम्मीद है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए ऐसी बेस्ट वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।